अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले असर फाउंडेशन का जिसने बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। और ये बात सच है कि असफर फाउंडेशन से मैं स्टार्टिंग से ही जुड़ा रहा हूँ। जैसे अलीगढ़ में बहुत बड़े बड़े काम छोटी-छोटी चाय की टपरियों पे हो जाते हैं, ये भी उन्हीं में से एक हादसा था। आरज़ू भाई से मेरी मुलाकात ऐसे हुई थी और फिर वो कहने लगे कि हमारे पास कुछ बच्चे हैं और वो एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं ऐसे उनके टच में आया। धीरे-धीरे कहानियाँ आगे बढ़ती रहीं। लेकिन मुझे ये कहना मतलब मेरे लिए एक गर्व की बात है कि मैंने असफर फाउंडेशन को उस हालत में देखा है जहाँ आप सोच नहीं पाएँगे। मतलब अलीगढ़ जैसी सिटी में आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि जैसे तबेला होता है जहाँ भैंसों को पाला जाता है, उसके ऊपर एक तिरपाल नाम की चीज़, एक पॉलीथीन डाला जाता है उसके ऊपर। वो था शेड हमारा और उसके नीचे बच्चे बैठते थे उस शेड में और मैं उनको पढ़ाता था। और टेम्परेचर होता था 4 डिग्री 5 डिग्री। ये जब की बात है जब असफर फाउंडेशन बिल्कुल इनिशिएटिव अपने बिल्कुल स्टेज में था। और धीरे-धीरे करके चूँकि सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ कि ठीक है रिसोर्सेज़ नहीं है आपके पास, वो आ जाएँगी बाद में। बट अगर आपकी नीयत नहीं है, तो फिर आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाएँगे। और मुझे ये मेरा पर्सनल मानना है कि सर सैयद के पास ठीक है, वो बहुत एक अच्छे अपने ज़माने के एक स्कॉलर थे, सारी चीज़ें थी, बट उनकी नीयत का इसमें बहुत बड़ा एक रोल मैं मानता हूँ। ये मेरा पर्सनल पीओवी है, हो सकता है आप लोगों का अलग-अलग हो। हर किसी ये तो कट्टर ईमानदारी वाली एक जीन है आरज़ू भाई के अंदर, वो ड्राइविंग फोर्स है। उसी से अल्फा फाउंडेशन चल पा रहा है। और फिर अल्फा फाउंडेशन के हॉस्टल में गेस्ट आते जाते रहते हैं। लेकिन मैं एक बार हमेशा सोचता था कि यार इतने सारे लोग आते हैं और आके चले जाते हैं, ये कोई हेल्प क्यों नहीं करता है? मतलब ठीक है, हमारे पास रिसोर्स नहीं है, बट जो गेस्ट आते हैं उनके पास तो रिसोर्स है। तो फिर मेरा माइंड कहीं न कहीं क्लिक करता है कि यार शायद इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि हमारे पास कोई एसी वाला ऑफिस नहीं है। क्योंकि शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो है वेल मेंटेन कह सकते हैं क्लासरूम्स नहीं है, हमारे पास अच्छे क्वालिटी के बैट्स नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसी फैंसी आइटम नहीं है जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। खैर ये भी हो सकता है कि लेकिन एक है कि मान लीजिए आपका पैशन है, एजुकेशनिस्ट हैं आप करना चाहते हैं काम, वो एक बिल्कुल अलग बात है क्योंकि सिर्फ आप इंडिविजुअली हैं। लेकिन आपका फैमिली ये एक मतलब आप इसमें यकीन नहीं कर पाएंगे कि इनकी वाइफ जो डायरेक्टर है यहाँ की, इनकी बच्चियाँ, एक बच्ची का परसों एक्सीडेंट हुआ है सर, वहाँ पे उसके लोअर जॉ में 2 फ्रैक्चर्स हैं जो अभी आई थी बच्ची। वो एडमिट है जेएनएमसी में। जो हमारे टीचर्स हैं 2 डॉक्टर नूर एंड मैं नाम भूल गया था, अशरफ सर, वो दोनों उनको वहाँ से ले गया है। उसने यहाँ पे अटेंड किया, वो वापस अभी गई है। 2 फ्रैक्चर्स हैं उसके लोअर जॉ में। ये डेडिकेशन है इनकी फैमिली का, पैशन सिर्फ आरज़ू भाई का है। तो ये आप सोचें कि ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है बस ये एक ही बात बताने के लिए काफ़ी है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग किस लेवल पे काम करना चाहते हैं, क्या इनकी नियतें हैं भाई। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, वैसे ही क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम लोग एक दूसरे का सिर्फ प्रेज़ करते रहेंगे तो हम शायद डिटेल एनालिसिस ना कर पाएँ, और हमने ठीक से एनालाइज़ नहीं किया तो हम बीमारी तक पहुँच नहीं पाएँगे। कि इतने सारे रिसोर्सेज होने के बाद भी ये हमारी कम्युनिटी एजुकेशन में इतना पीछे कैसे रह गई। तो देखिए एक बात कही जाती है कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए 100 माले की बिल्डिंग है और आपने लिफ्ट लगाई है 98th फ्लोर। 98th फ्लोर आपको सीढ़ी से जाना है और जब पहुंच जाएंगे पीएचडी में तो आपको 50,000 रुपये महीना मिलने लगेंगे। आपको जब हेल्प मिलेगी जब आपको हेल्प चाहिए ही नहीं। और हमने उसी को एज इट इज अडेप्ट कर लिया। ये बहुत बड़ा सवाल उन लोगों के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल उन लोगों के लिए जो आप अपने आप को कहते हैं कि हाँ हम कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, बट आपको एक एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा। आप किसकी हेल्प करना चाहते हैं? जो पहले से स्मार्ट है। आप किसकी हेल्प करना चाहते हैं? भाई जो पहले से दौड़ रहा है आप उसको और तेज दौड़ना चाहते हैं, आप उसकी हेल्प करिए। क्योंकि आप कौम के लिए काम करें तो आप उसकी हेल्प करिए जो बिल्कुल पेन नहीं पकड़ सकता, वो बच्चा जो स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकता, जो बच्चा जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अभी आपने देखा कि बच्चे अपने आप को बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये स्क्रिप्टेड है, उनसे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, क्योंकि ये बच्चे अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहे। ये किसी से जाके ऑफिस में इन्हें तमीज मतलब एक तरीका कि जाके वो बता दें सर मेरे साथ ये परेशानी है, वो ये नहीं कर सकते। वो एप्लीकेशन नहीं ले सकते। उसकी हेल्प करने से लॉजिकली आप खुद सोच के बताइए किसकी हेल्प करनी जायज है।
एक बच्चा जो बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आता है, आपने उसको एक अच्छा स्कॉलरशिप दे दिया। करना ही चाहिए। अगर वाकई में कोई कहता है कि हाँ हमें मुस्लिम्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमारी कौम, ये बोलने के लिए तो सब लोग हैं। और एक सवाल उन लोगों से भी है कि इंडिविजुअली आपने क्या किया। आप तो कह देंगे कि भाई हमारे पास असफर फाउंडेशन नहीं है तो हम तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन क्या आपने किसी की 100 रुपीज की हेल्प की क्या, इस नाम पे कि बेटा ये तुम्हारे ट्यूशन में जो 1000 रुपए जा रहे हैं उसमें 100 रुपए मेरे ले लो, या आपने उसे हाथ पकड़ के दिखाया कि ये IMS का दरवाजा है जहाँ पे आपको करंट कौशल मिल जाएंगे, या आपने उसको बताया कि MU कॉलेज बहुत अच्छा चल रहा है, आप नजमी साहब से जाके मुलाकात कर लीजिए। हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम बस पासिंग द पार्सल खेलते हैं। मेरे पास बॉल आएगा, दूसरे के पास बॉल आएगा, तीसरे के पास बॉल आएगा, फिर वापस मेरे पास आ जाएगा, और सब एक दूसरे के ऊपर जो है वो बॉल को चलते रहते हैं। मैंने फिर कहा और मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे यहाँ सब अपने बैठे हुए हैं। अगर आज हम लोग खोल के नहीं देखेंगे कि क्या चल रहा है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ये भी एक आम फाउंडेशन बन जाएगा। क्या ये खास फाउंडेशन है? सवाल तो ये भी है ना कि असफर फाउंडेशन क्या, हजारों फाउंडेशन चल रहे हैं, इसमें और कौन सी खास बात है? इसका क्यों मैं जो है आके बोलूं? देखिए सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसमें कोई एंट्रेंस टेस्ट ही नहीं है। इसमें अब हम नहीं कहते पेपर का टुकड़ा लेके आओ जिस पे लिखा होगा तुम तीसरी पास हो, चौथी पास हो, पांचवी पास हो, कुछ नहीं कहते। एक बच्चा जनावर अली जो आपने देखा पढ़ाई छोड़ चुका था, उसको हाथ पकड़ के लेके आए, 2 साल तक पढ़ाया, 2 साल तक पढ़ाया रख के अपने पास। उसके बाद उसका टेस्ट लिया। आमिर सर की तो सैक्रिफाइसेस आप लोग वाकिफ में नहीं है कि आमिर सर ने असफर फाउंडेशन की कितनी ज्यादा हेल्प की है। एडवांस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं सर, फाउंडर है उसके, और असफर फाउंडेशन के कई सारे बैचेस ये फ्री पढ़ाते हैं। सोचिए आप। यहाँ पे आरजू भाई के अलावा, आरजू भाई तो ठीक है, इनके अलावा जो लोग इनकी एक्सेसरीज है, जो ऑक्सिलरी बर्ड्स है इनकी, वो इतनी ज्यादा तगड़ी है कि आप, मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि कहानी सुना रहे हो यार तुम, कोई सॉलिड बात करो जिसमें बिलीव हो सके। ऐसी बातें मत करो फेक। एक बच्चा आता है जो 37% से पास करता है आप, और फिर वो उसका AMU में सिलेक्शन हो जाता है 11th एंट्रेंस, जिसमें 40-50 हजार बच्चे बैठते हैं। 40-50 हजार बच्चों का कंपटीशन बीट करता है वो लड़का जो 37% से पास हुआ था। ये बियॉन्ड द इमेजिनेशन वाली बात हो गई बिल्कुल, लेकिन ये असफर फाउंडेशन में हो रहा है, यही इसकी खास बात है। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, कोई बैकग्राउंड चेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। आपको हेल्प चाहिए आप प्लीज आ जाइए, हमें दिख जाएंगे तो हम खुद ही बुला लेंगे, एक ऑफर तो कम से कम देंगे आपको कि प्लीज आ पाइए। कोई फैंसी सिस्टम नहीं है। और शायद यही वजह है कि लोग जो है कहते हैं कि यहाँ पे तो ग्राउंड पे उतर के काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, यहाँ पे तो पसीना बहेगा, यहाँ पे तो ऐसा हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, पानी सही नहीं है, खाना सही नहीं, ठीक है सब कुछ है, बट रिजल्ट तो हमारे अल्टीमेट है। 2 बच्चे किसी भी जगह से आप अलीगढ़ में रख के देखिए, और कंडीशन क्या कि वो बीमार ना पड़े और उनकी पढ़ाई अच्छी हो रही हो। सर ये किसी भी पेरेंट के लिए इम्पॉसिबल है। बहुत सारे केसेस आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अब्बा दुबई में रह रहे हैं, अम्मा अकेली अलीगढ़ में है, अलीगढ़ की सबसे अच्छी कोचिंग में उनके एडमिशन है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ना खाने की कमी है, ना पहनने की कमी है, ना एजुकेशन की कमी है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे साहब। असफर फाउंडेशन में एक जान है आरजू भाई, 30 बच्चे 35 बच्चे, एक हॉल, बंकर बेड, वो जो अभी आए हैं शायद इसी साल मेरे ख्याल में, उससे पहले तो फर्स्ट था। और रिजल्ट क्या है कि 15 बच्चे AMU में सेलेक्ट हो जाते हैं। खैर ज्यादा तो मैं टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, ये कुछ बातें थी, कोई प्रिपरेशन तो नहीं कर पाया था मैं इसकी, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन करनी थी तो मैं इसकी नहीं कर पाया। खैर ये सारी बातें हैं, और मुझे लगता है कि आखिर में मैं अपनी बात खत्म करूंगा इस मुनव्वर आने के शेर के साथ कि हुकूमत का तो हर एजाज है बंदूक साजी पर, हुकूमत का तो हर एजाज है बंदूक साजी पर, मुझे कैसे मिलेगा, मैं तो बैसाखी बनाता हूँ। शुक्रिया।